हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनिमे। सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। तो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ HSSC CET 2025 के चारों शिफ्ट में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके लिए कवर करने वाले हैं वोकैबुलरी पार्ट, टेंसेस, वॉइस, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस करेक्शन। बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पज है वो केवल इसको एक्सप्लेन करना है, इसका एनालिसिस करना नहीं है। इन क्वेश्चंस को ऑब्वियसली बात हम कवर करेंगे, बट इसका जो सोल पर्पज रहने वाला है वो रहेगा हमारा HSCC के जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो मेंस के एग्जामिनेशन होंगे या ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होंगे, उसमें इनमें से क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है पूछे जाएंगे। इन सेम कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम एनालिसिस के साथ साथ जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। बस आप बने रहिएगा लास्ट तक। कोई भी डाउट क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 26 जुलाई 2025 की पहली शिफ्ट में आया हुआ पहला क्वेश्चन इंग्लिश का। So basically it was a paragraph based question. You can see in the question paper. I was just taken the question. यहाँ पे मैंने सिर्फ वो प्रश्न को उठा लिया है। एक प्रश्न को पढ़ते हैं। Despite the thunderstorm, dash dash dash, what can be inferred from the man? अब देखिए, एक इंसान है, इसमें बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बारिश आ रही है, तूफान आ गया है, ओले गिर रहे हैं, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बट जो इंसान बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है, इवन कि वो लगातार कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है ऑरिजोन पे, यानी कि स्टेज के ऊपर। अब इमेजिन करें कि इंसान, इतना कुछ हो रहा है, आगे आपदा आई पड़ी है, डिजास्टर हो रखा है, बट इज नॉट अटेंडिंग टू एनीथिंग, इज जस्ट बीइंग वेरी फोकस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन, ही वाज अफ्रेड, he was deep in thought, C, he hated the rain, D, he didn't notice the storm। तो बेसिकली जो कंक्लूजन निकल के आता है, करेक्ट आंसर विल बी ही वाज डीप इन थॉट। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्स्टेंटली रीडिंग करनी पड़ती है ताकि आप एक एक्सट्रैक्ट निकाल पाते हैं कि व्हाट इज द की एसेंस ऑफ एनी पैराग्राफ। नाउ लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसी शिफ्ट के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। आप इसको बहुत इजी करके मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली थ्रो इन द टॉवल क्या होता है? जो हमारा रेसलिंग होती है, जो बेसिक फाइट का जो गेम होता है, उसमें क्या होता है, जब तौलिया फेंका जाता है उस रिंग के अंदर, उस टाइम पे होता है कि हार मान ली है, गिव अप हो गया है, यानी कि मैच हैज बीन स्टॉप्ड, अब वो बिल्कुल ओवर हो गया है। तो यहाँ से आप याद रखना, थ्रो द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल बेसिकली मीन्स, इस फ्रेज का मीनिंग होता है किसी काम को छोड़ देना, गिव अप कर लेना। तो द ऑप्शन विल बी, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, टू गिव अप। क्या बता सकते हैं टू सेलिब्रेट और टू क्लीन अप के लिए कौन सी फ्रेजेस यूज करते हैं, कौन से इडियम्स बेसिकली यूज करते हैं इंग्लिश में? कमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सीक्वेंस द सेंटेंस इनटू अ पैसेज। अब बेसिकली यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके दिमाग में क्या ड्राफ्टिंग होती है, किसी भी, मान लो आपको पजल दे दिया मैंने, एक स्टोरी को आगे पीछे करके दिया है, इस स्टोरी को आप कैसे इजीली सीक्वेंस में कर सकते हैं, उसके लिए आपने बेसिकली दिमाग में हल्का सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उस फॉर्मेट में हम कैसे काम करते हैं वो अभी आपको बताएंगे। तो फॉर्मेट में देखो, सबसे पहले क्या हुआ है, स्टोरी को हम स्टार्ट करें वो जो लड़का है, जो बॉय है, फर्स्ट एक बार ऑप्शन में एलोबरेट कर देता हूँ। First option is his parents encouraged him to try again. Option second, statement second, he failed the mathematics test. Option statement third, he studied hard for the next one. And fourth, eventually he passed with good marks. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 स्टेज बना के चलेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेज पे ही फेल, तो दिमाग में पहला स्टेप क्या हुआ है, वो फेल हुआ है। सेकंड पे क्या होता है, उसको सपोर्ट मिलती है, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको सपोर्ट करा। अब सपोर्ट भी कर दिया, फेल हुआ, फेल होने के बाद सपोर्ट मिली, अब क्या होगा, अब उसने खुद अपने एफर्ट लगाया कि यार आई हैव डन रियली समथिंग रॉन्ग टू माय स्टडीज एंड नाउ आई हैव टू स्टडी, एंड देन लास्ट में क्या मिली इसको, सक्सेस। अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। ऑप्शन डी पे एक बार आ जाइए। सेकंड है, ही फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट एंड देन व्हाट हैपेंड, हिज पेरेंट्स encouraged हिम टू ट्राई अगेन। वो फेल हुआ,
उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोत्साहित किया कि वो दोबारा से ट्राई करे, कोशिश करे। एंड देन थर्ड पॉइंट, ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन, उसने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा विद बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके उसने प्रिपेयर करा। एंड इवेंचुअली अंततः ही पास्ड विद गुड मार्क्स, और वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। तो इस टाइप से हम मान के चलेंगे इसको एक सीक्वेंस। इस टाइप क्वेश्चन जब भी आए दिमाग में एक सीक्वेंस आप क्रिएट करें, ड्राफ्ट करें। इस सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको शेयर कर दूंगा डिफरेंट वीडियो में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, फिल इन द ब्लैंक, बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें काम करेंगी जो आप ना विद इन 3 सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए जब बेसिकली बात अब टेंस की आ जाए, अगर एक पार्ट में हमको आपको V2 दे रखा है, अब यहाँ पे एक पार्ट को देखिए, बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस समय तक हम पहुंचे थे, अराइव्ड क्या हमारा सेकंड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट पार्ट में अल्टीमेटली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। एक ट्रिक आप ये लगा सकते हैं। दूसरा जो कीवर्ड है, अब देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है क्योंकि, एक मिनट देखिए पास्ट टेंस के अंदर होती है, पास्ट परफेक्ट के अंदर होती है। तो एक तो हम यहाँ से क्लू मिल गया हमें कि एक तरफ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड पार्ट में आप आंख मीच के हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, इट विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन डी हैड स्टार्टेड विल बी करेक्ट आंसर। और एक जो की ट्रिक हमारी क्लू जो हमें दे रहा है इस वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर, दैट इज बाय द टाइम। बाय द टाइम इज अ फ्रेज कि एक फ्रेज है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका अपना स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसको फ्रेज बोलते हैं। अब बाय द टाइम जहां पे आ जाए वहां पे भी पास्ट परफेक्ट होता है, ये आप ध्यान रखिए। दो क्लू मैंने आपको बता दिए हैं। दो क्लू कौन कौन से? एक तो हमारा एक हमारा क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक में बाय द टाइम, एंड सेकंड अगर वर्ब किसी भी क्वेश्चन के एक पार्ट में, किसी भी स्टेटमेंट के एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड पार्ट में इवेंचुअली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सी 80th क्वेश्चन, रीराइट इन द पैसिव सेंटेंस समवन इज वॉचिंग अस। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि जब पैसिव वॉइस के अंदर इज प्लस का कोई भी फॉर्मेट होता है, इज प्लस का कोई भी फॉर्मेट अगर हमारे पास है, इज प्लस बीइंग, वो, इज, एम, आर, वोज, वर, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ रखा हो, तो उसमें आपने बेसिकली क्या करना है, उसको हम करते हैं बीइंग से ही स्टार्ट, लाइक उसमें बीइंग ऐड करना होता है। कैसे करते हैं स्टार्ट, इसको बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल us will be changed in we and then we is, obviously बात sentence is in present continuous, तो present continuous में ही बनेगा। so we then are, is का r हो जाएगा जब इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से इसको जब एक्टिव से पैसिव में लेके जाएंगे, तो us को हम करेंगे we, is का r, we are, now we have to add being। अब आपने यहाँ पे क्या ऐड करना, बीइंग आपने ऐड करना है यहाँ पे। अब बीइंग ऐड करते क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग वॉच्ड एंड देन समवन। वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन मींस ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। अब इज एम आर जैसे कि एक सेंटेंस और मैं आपको बोल के बताता हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, व्हाट विल बी द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ही इज राइटिंग a letter is being written by him, a letter is being written by him। इस टाइप से is प्लस being लगा के वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा के आप इस क्वेश्चन को एंड अप करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 81st क्वेश्चन ऑफ द सेम शिफ्ट 26 जुलाई 2025, which is correctly spelled। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनएविटेबल मतलब समथिंग दैट इज कैन नॉट बी अनडन, जिसको जो अमर है, अविजय है, जिसको जो हमेशा जीतता है, इनएविटेबल, विजयी। देखो इसको दो टाइप से कर सकते हैं आप,
प्लस टेबल, इनेबी प्लस टेबल प्लस टेबल, बस करेक्ट है। इसको कंपाइल करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, इनेविटेबल, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वर्ड्स को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज बाइलैंग्वेज, बी ऑप्शन इज मोनोग्लोट, सी ऑप्शन इज पॉलीग्लोट एंड डी ट्रांसलेटर। एक सिंपल सी ट्रिक है जहां पे पोली आए, पोली मीन्स मैनी, पोली मीन्स मैनी, पोलीगैमी, बहुत सारी मैरिजेस। पॉलीग्लोट, ग्लोट होता टंग, टंग मीन्स हमारी लैंग्वेज, बेसिकली टंग इज द बेसिक पार्ट टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। पॉलीग्लोट मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस। अब एक इंसान जब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, he'll be polyglot। अदर ऑप्शंस को भी हम एलिमिनेट करके एक बार इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। मोनोग्लोट, मोनो मीन्स होता है सिंगल, ओनली वन, मोनो। ग्लोट टंग, लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज बोलने वाला इंसान। इफ यू आर स्पीकिंग ओनली इंग्लिश देन आई कैन से ही इज अ मोनोग्लोट पर्सन, ही इज अ मोनोग्लोट पर्सन, वो केवल एक लैंग्वेज बोलता है। बाइलिंगुअल, बाई मीन्स टू, लैंग्वेज, लैंग्वेज जो दो लैंग्वेज में बात करता है। नाउ लाइक आई एम बीइंग बाइलिंगुअल, आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल और मैं हिंदी का भी यूज कर रहा हूँ, तो आई एम बाइलिंगुअल। ट्रांसलेटर तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नियर अबाउट भी नहीं है हमारे, क्योंकि ट्रांसलेटर मीन्स अनुवादक, जो चीजों को ट्रांसलेट करता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन ऑफ द सेम शिफ्ट। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट भी लगाया है बच्चों ने, इस क्वेश्चन पे चैलेंज भी करा गया था जब आंसर की हमारी आई थी, प्रोविजनल आंसर की। तो बेसिकली देखिए इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर पहले आपको बता देता हूँ क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शी शेड। अब आप इसको बना के देख लीजिए, ऑप्शन ए को आप बना के देखिए, एग्जैक्टली हमारा जो स्टेटमेंट दी गई है वही बनेगी। क्यों बनेगी अब वो देख लीजिए। शी सेड, उसने कहा, कॉमा, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। जब सी सेड हमारा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है और क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन या स्टेटमेंट होती है, तो उस सेड को हम किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड। अब नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है विद द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में या स्पीच के अंदर जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होता है इज एम आर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं इफ के साथ में। सो सी आस्क्ड इफ, नाउ टेंस चेंज होगा, इफ आई, यू का आई हो जाएगा, आई आ गया तो इसके साथ हमारी वर्ब की फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज फाइन। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फाइन, इट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। तो इस टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए सेम सेंटेंस को, और जब इस टाइप के क्वेश्चन आए एक बार बना के देख लीजिए, जिसका करेक्ट बनेगा इट विल बी द गिवन स्टेटमेंट, वही आपका आंसर होगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जुलाई 2025 शिफ्ट पहली में, फर्स्ट में, प्रथम शिफ्ट में हमारा 84th क्वेश्चन था, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस। ओके गाइस, सो सी व्हेन यू हैव टू लर्न वोकैबुलरी यू मस्ट गेट अवेयर ऑफ रूट वर्ड्स, ठीक है। जब रूट वर्ड्स आपको पता होते हैं यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट हमें एक दो वर्ड मीनिंग नहीं आते होते, बट अगर हमें रूट वर्ड पता है तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। हम बिल्कुल इजीली पता लगा लें कौन सा आंसर होगा। अब देखिए वर्ड हमारा एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो व्हाट डज मीन ऑफ एम्बी? एम्बी मीन्स टू, एम्बी मीन्स टू, एम्बीवर्ट, एम्बी टू, एम्बिगुअस। अब देखिए सुनने में अटपटा सा लग रहा है एम्बिगुअस, जहां पे दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप थोड़े से ब्लर हो जाओगे कि यार दो है, आप कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली। तो ऑब्वियस सी बात है एम्बिगुअस क्या हो गया, समथिंग दैट इज अनक्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑब्सक्योर, द सिचुएशन हैज बीन मेड ऑब्सक्योर बाय द पीपल टू हाइड द ट्रूथ। लोगों द्वारा सच्चाई को छिपाने के लिए सिचुएशन को ऑब्सक्योर, धुंधला कर दिया गया, कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया एम्बिगुअस का। अनक्लियर, वही मैंने बताया जब हम कंफ्यूज हो, क्लियर ना हो अबाउट समथिंग, अनक्लियर, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। डेफिनिट, डेफिनिट
समथिंग दैट इज डिफाइंड, क्लियर, स्पष्ट है बिल्कुल। तो ये इसका अपोजिट जा रहा है, इसको हम एक बार टिक करते हैं। एंड देन सी द नेक्स्ट ऑप्शन, वेग। वेग भी बेटा बच्चे उसका सिनोनिम होता है एम्बिग्विस का, आप सिक्योर का। वेग समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, समथिंग दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड, जिसको समझना आसान नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं वेग। सो नाउ सी, हमने 3 एंटोनियम्स याद कर, सिनोनिम्स याद कर लिए एम्बिग्विस के, एम्बिग्विस, ऑब्सक्योर, अनक्लियर एंड वेग। बट definite is the opposite one, it will be the antonym of the same. I hope it's clear. Now let's come to the next question. Same shift का हमारा 85th question है, if I was you I would not ignore the warning at any cost. Very easy question. Like HSSC this time English portion was quite very easy. It's like a piece of cake for those who have studied, जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ इंग्लिश को शिद्दत के साथ स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, स्कूलिंग तक भी ठीक पढ़ा है, ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था। देखिए, जब हम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल क्या होते हैं, बेसिकली इमेजिनरी बातों की, चीजों की हम बात करते हैं, समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं बोल दूं यार काश मैं चिड़िया होता, काश मैं कौवा होता, इस टाइप की जो इमेजिनेशन होती है उसमें हम कैसे बोलते हैं, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ वर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना, जब इस टाइप के सेंटेंस हो, हमेशा इफ के साथ में आपने क्या लगाना है, इफ के साथ में वर्ड लगाना है, इफ आई वर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट, तो मैं इस चेतावनी को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, इग्नोरेंट नहीं रहता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, इट्स रॉन्ग वन। आई होप इट्स क्लियर। याद रखिएगा, जब भी किसी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं कि काश मैं ये होता या मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर, देन स्टार्ट विद आई वर। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है, एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज यू नो आई के साथ बेसिकली वो हो जाता है, बट इट इज द एक्सेप्शनल वन, तो इन्होंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पुट करा है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट शिफ्ट। अब 26 जुलाई को जो हमारी सेकंड शिफ्ट हुई थी, विच इज बेसिकली कंसिडर्ड कि काफी इजी शिफ्ट था as compared to shift 1, but that is not a matter, we have to cover all the question। and आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए फाउंडेशन रेडी करेंगे, नॉट ओनली फॉर HSSC मेंस एग्जामिनेशन, बट जो ग्रुप डी के एग्जाम होंगे HSSC के, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी ऐसी बात नहीं जो SSC में भी पूछेंगे, लाइक एम्बिगुअस वाज अ गुड वर्ड, अभी हमने लास्ट टाइम करा। तो एक काफी अच्छा है ये सेशन, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इट्स वेरी इजी। लाइक परमानेंट की स्पेलिंग पूछी हुई है, इसको भी क्या करेंगे, परमा प्लस नेंट। परमा, परमा बेसिकली मेरे एक भाई का नाम है, परमा प्लस नेंट, और मैंने स्पेलिंग अपने 7th क्लास में ऐसे याद करी थी, परमा प्लस नेंट, परमा प्लस नेंट। अब नाउ इसको जोड़ के आप देख लीजिए, परमानेंट, इट विल बी द PERMANTNET। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्वाइट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम शिफ्ट का 77th क्वेश्चन था, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, इट विल डैश इट। नाउ सी, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बेसिकली जो हमारी वर्ब्स होते हैं उसके साथ में एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशनल वर्ब होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इसका आंसर ढूंढने में। आई एम लुकिंग फॉर माई, पढ़िए क्वेश्चन को, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने इसे देखा। इट, आई विल डैश इट, आई विल लुक इट, मैं इसे देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरा पेन देखा, कहाँ रखा था, मुझे देखना मेरा पेन कहाँ पे है। तो इट्स वेरी इजी, आई विल look it, it will be the correct answer, and then option C will be the right answer, right? I hope it's clear. Sorry, wait for a moment. Okay, now let's come to the same question. Okay, now see next question. In the second shift it was 78th question, he was born dash in 1945। so basically यहाँ पे आपको 3 चीजें बताऊंगा जिनसे आप हमेशा आइडेंटिफाई कर लेंगे इन, एट और ऑन कहाँ पे यूज करना है। अब देखिए, जब बात करते हैं किसी स्पेसिफिक मंथ की या ईयर की, आप कैसे बोलते हैं। मैं अगर मंथ की बात करूं, फॉर एग्जांपल इन दी
August, in the July, in the May, in the March. So basically, in preposition will be with month or year. In 1945, right? अब बात करें on की, on is a very different context में आता है. कोई चीज किसी के ऊपर, for example, the table is on the terrace, छत पे टेबल रखा हुआ है. The pen is on the book, बुक पे पेन रखा हुआ है. और at कहाँ पे आता है? At आता है स्पेसिफिक डेट के साथ में, जैसे कि I will go to Delhi at, sorry, टाइम के साथ में आएगा. It will be with the time. At will be with the time. For example, I'll go to school at 8 o'clock. I'll come tomorrow at 7 p.m. So basically, at will be used with time. So now three things I've told you. तीन चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं. First of all, in will be with the month and with the year. On will be to show the relationship. At will be the date. अब one is left for. For basically show up a relationship that I am doing it for you. ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. जब के लिए, उसके लिए, उसके लिए, इनके लिए, इस टाइप की जो सेंटेंस का एक एब्स्ट्रैक्ट निकल गया था, वहां पे हमने for यूज करना. दैट्स क्वाइट वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन वेरी वेल अगर आपको इन, ऑन और एट का पता है. इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो मैं बना दूंगा प्रेपोजिशन में, डेप्थ में, डिटेल में, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर इजीली. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड शिफ्ट का 79th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट फॉर्म डैश सिंस यस्टरडे. अब यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप विद इन 3 सेकंड्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इस टाइप के सेंटेंस में क्या फिल करना होता है. देखिए दो वर्ड हमारे होते हैं सिंस एंड फोर, सिंस एंड फोर, और ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हैज बीन रेनिंग और हैव बीन रेनिंग, इनमें से एक आंसर बनेगा आपका. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वी हैव टू यूज इट हैज बीन रेनिंग. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन में है, देन वी हैव टू यूज हैव बीन रेनिंग. तो देखिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब देखिए सिंस कहाँ पे आता है और फोर कहाँ पे आता है. सिंस बेसिकली आता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, यानी कि यस्टरडे, कल से, 2 घंटे से, मॉर्निंग से, इस टाइप से वो काम चल रहा है कि हमें टाइम तो ड्यूरेशन पता है बट हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं सिंस. और फोर का भी यूज होता है जब हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स, मैं पिछले पिछले 10 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमारा ये होता है, फोर होता है. तो इस टाइप के कोई भी सेंटेंस है तो आप सिंस और फोर को देख के इट हैज बीन और इट हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप पुट करेंगे. आई होप इट्स क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is the cave of Ajanta and Ellora, magnificent work of sculpture. Options are first option is are, option B is were, option C is and option D is was. अब देखिए हमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, कि जब दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू गो विद प्लूरल, हम बहुवचन में रखेंगे. बट ऐसा नहीं है, ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बट स्टिल जब ये इकट्ठे आते हैं हम इनको सिंगुलर ही काउंट करते हैं क्योंकि हमेशा साथ में खाए जाते हैं. इनको हम एक कॉम्बो मानते हैं, इनको एक सिंगल यूनिट और एक सिंगल एंटिटी मानते हैं हमेशा. यू कैन से माय ब्रेड एंड बटर इज ओवर, मेरा ब्रेड एंड बटर ओवर हो गया. यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे माय ब्रेड एंड बटर आर, इट विल बी इनकरेक्ट. सो सेम द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर. बट हमने यहाँ पे क्या करना, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट देखना. सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे अजंता और एलोरा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था. आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते थे कि अजंता एंड एलोरा को देख के आपने भाग के आर लगाया होगा, बट हमारा जो सब्जेक्ट है इट्स प्लूरल, द केव. द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा इज मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर, कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, गुफा है, वो एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के काम का, वास्तुकला का प्रमाण है या उसका एक उदाहरण है. तो इस टाइप से आपको ध्यान रखेंगे. आई होप इट्स क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 81st क्वेश्चन ऑफ द जुलाई 26 जुलाई 2025 शिफ्ट 2, जो सेकंड शिफ्ट हुई जिसका हमारा 81वां क्वेश्चन था. थाउजेंड्स ऑफ डैश टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर. थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर.
अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें अगर आपने थोड़ा सा भी इनको ध्यान से पढ़ा होता है, हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, आप इसको आराम से वो कर दोगे, आंसर कर दोगे, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है, लेट्स सी। हमारा क्वेश्चन बनता है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज प्लेस एवरी ईयर फ्रॉम, thousands of from basically क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंटेड है। thousands of tourists visit these place every year from for, बेसिकली जो आंसर रहेगा हमारा वो फ्रॉम आएगा, कि एक जब डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट रहेगा वो डिस्टेंस का रहेगा, डिस्टेंस को शो करने के लिए आप फ्रॉम यूज करते हैं, जैसे कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो, ठीक है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर फ्रॉम यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम वेयर यू हैव बीन पुटिंग अप योर टास्क, तुम कहाँ से अपने सारे टास्क करते रहे हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनके अंदर हमारा क्या रहेगा, फ्रॉम डिस्टेंस को शो करने के लिए। तो इट्स क्वाइट इजी, राइट। जैसे कि आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट फ्रॉम, इस टाइप से कुछ करके आएगा ये। आई थिंक इट्स मिस प्रिंटेड, आई विल चेक इट अगेन एंड आई लेट यू नो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई सेम शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारा, सिनोनियम ऑफ अल्टीमेट। देखो कई बार हम स्पोकन जब हम करते हैं, लाइक हम व्हेन वी स्पीक समथिंग, अल्टीमेटली इट्स डन, फाइनली वो हो गया। इस टाइप से अल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है, जो अंत में जाके होता है, अतंतः, अल्टीमेटली वी हैव डन द टास्क, अल्टीमेटली हैव डन रियल समथिंग एट लास्ट। ओके, तो अल्टीमेट द मीनिंग इज फाइनल, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग इज सिनोनिम इज फाइनल। अब इन ऑप्शंस को, आगे जो ऑप्शंस हैं इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। विक्ट्री, विजय, बिगिनिंग, शुरुआत, प्रारंभ, फेमस, प्रसिद्ध। तो इनमें से कोई भी सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्ट फील नहीं दे रहा अल्टीमेट के लिए, so and the option A will be the correct answer for the ultimate as a synonym. Okay, now same shift का 83rd question, one word for a person of 10 year, sorry, a period of 10 year। देखिए जो 100 years का एक पीरियड उसको हम बोलते हैं सेंचुरी, 10 का जो उसको हम बोलते हैं डिकेड, दशक, 10 सालों का एक समूह, उसको हम बोलते हैं दशक। अब देखिए पायनियर होता है बहुत ही प्रसिद्ध ऊंचाई पे कोई चीज, सेंचुरी, शताब्दी, डिकेट हमारा हो जाएगा डिकेट, दशक। तो दशक विल बी द, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन शी विल बी द राइट, it will be the right answer, not she, extremely sorry for that. Okay, now see antonym of blooming. Okay, let me draw something then, let's be creative then. Choose the ink, yeah, it's not working, wait, एक बार इसको आप देख लीजिए। Yeah, now see guys, it's a flower and you see कि the flower has bloomed, फूल खिल गया। She has got a very blooming smile, उसकी स्माइल बड़ी ब्लूमिंग है, खिलखिलाने वाली है। तो ब्लूमिंग का मीनिंग होता है खिलना, कोई चीज बहुत ही बहुत ही सुंदर, ब्राइट एंड काइंड ऑफ थिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है क्विट, क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, फेडिंग समथिंग दैट इज डल, नॉट ब्राइट एट ऑल, माइल्ड एवरेज सामान्य, फ्लावरिंग फूल की तरह या फूलता हुआ। अब देखिए एंटोनियम बताना है, ब्लूमिंग का मीनिंग होता है खिलना, और एक ही वर्ड ऐसा जिसका नेगेटिव सेंस दे रहा है, अपोजिट फील दे रहा है, इट्स, आप बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फेडिंग, फेडिंग इज द करेक्ट आंसर, ये एंटोनिम हो जाएगा ब्लूम का, ब्लूमिंग का। नाउ सी सेम शिफ्ट का हमारा 85th क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये, इट हैज बीन आस्क्ड आई थिंक इन एसएससी एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाना। टू एम्फेसिस, प्रभाव डालना, दबाव डालना, इंसिस्ट करना। सी टू फाइंड वंस रूट, किसी की कमियां पता लगाना, उसके फाउंडेशंस को पता लगाना। ऑप्शन डी टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, अपने विश्राम के स्थान पर लौटना। देखिए टू ड्राइव होम का बेसिकली मीनिंग होता है टू एम्फेसिस, टू एम्फेसिस किस चीज के लिए एम्फेसिस करना, उसके ऊपर इंसिस्ट करना, टू डिराइव होम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई 2025 शिफ्ट फर्स्ट को हमारा 76 क्वेश्चन था, पैसिव फ्रॉम शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। बहुत इजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उठाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, दैट इज, अब यहाँ पे एफिशिएंटली को आगे आप ले जाना, कई बार हम क्या करते हैं कि लास्ट वर्ड को ऑब्जेक्ट मान के उसी को आगे ले आते हैं, बट एफिशिएंटली यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, तो इसको हम नहीं लेके आएंगे, हम लेके आएंगे सबसे पहले ऑल टास्क,
ऑल टास्क, अब देखिए टास्क क्या है, प्लूरल तो आर, ऑल टास्क आर हैंडल्ड बाय efficiently by her, all tasks are handled by her efficiently, and this option is C. Option C will be the correct answer. C. All tasks are handled efficiently by her. सारे टास्क उसके द्वारा बहुत अच्छे से एफिशिएंट मैनर में करे गए थे. फाइन. नाउ सी, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. इट्स पर्सनल, 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 पर्सनल. ओके, ये एक वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? पर्सनल का मीनिंग. अब ये वो पर्सनल नहीं जिससे आप पर्सनैलिटी बनाते हैं, राइट? जिसमें अपने कंफ्यूज नहीं हो ना. इट्स अ डिफरेंट मीनिंग. इफ यू नो द मीनिंग, कैन यू प्लीज do write in the comment section if you can, because you have to try at least. Anyways, I'm gonna let you know. Personal means people at a company. ठीक है, जहाँ पे ये बेसिकली, इसमें आपने ध्यान रखना है कि वो जो पर्सनल होता है और ये जो पर्सनल होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिए. स्पेलिंग स्टार्टिंग बिल्कुल सेम रहेगी हमारी, पर्सनल PERSO, बस N will be double EL, पर्सनल, एंड इट विल बी पीपल एट ए कंपनी. जो कंपनी के लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल एट कंपनी, को बोलते हैं पर्सनल्स. तो स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा? जैसे मैंने बता दिया, यू जस्ट हैव टू पुट one more extra n in the personal, it will be personal, and the correct answer is she. She will be the correct answer. C will be the correct answer. Now see, सेम शिफ्ट के अंदर हमारा 78th क्वेश्चन है. वन वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट्स. स्टडी ऑफ प्लांट्स बहुत इजी है ये भी. स्टडी ऑफ प्लांट, जैसे कि बच्चे कोर्स करते हैं, बॉटनी का कोर्स करते हैं, जूलॉजी कोर्स करते हैं, तो बॉटनी बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बैक्टीरियोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज. सेरिकल्चर स्टडी ऑफ रेशम का जो कीड़ा, रेशम जो रेशम हम बनाते हैं, सिल्क जो प्रोडक्शन का प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर. एस्ट्रोलॉजी यू नो वेरी वेल, इट्स वास्तुशास्त्र विज्ञान, लाइक जो भी होता है हमारा एस्ट्रोलॉजी, जो काफी ट्रेंड में आजकल, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रोटो, सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन. सो यू कैन रिकॉल एस्ट्रोलॉजी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रह नक्षत्र की स्थिति से जुड़ा है. बैक्टीरियोलॉजी दैट इज द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी एंड स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज. सेरिकल्चर द स्टडी ऑफ silk or silk production. Botany will be the study of plants. It's quite very easy question. Now see, arrange the sentence. You have to arrange the sentence, the same sentence we have done in the first shift of 26 July. अब देखिए इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, जो पार्टीशन कैसे दिया गया है, टू डैश ब्रिंग डैश कार पार्क डैश द मनी. अब इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, सेम आपने एक फॉर्मेट क्रिएट करना है. तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, bring the money to the car park. bring the money, लेके आओ मनी को कार पार्क में. bring the money to the car park, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इम्पेरेटिव से स्टार्ट करेंगे. इम्पेरेटिव क्या है? टू ब्रिंग, लेके आओ. ये आज्ञासूचक शब्द है. आज्ञासूचक जैसे सिट डाउन, चले जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ. टू ब्रिंग, लेके आओ. bring the money to the car park, it will, and then end with the verb. अब आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट मी राइट. आपने लिखना इम्पेरेटिव पार्ट, यानी कि टू ब्रिंग, उसके बाद है वर्ब, टू ब्रिंग द कार पार्क द मनी. वेट, एंड द ऑप्शन विल बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, राइट. नाउ सी, ऑप्शन सेम शिफ्ट के अंदर हमारा 80th क्वेश्चन था. आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट. एसेंड, द एंटोनिम ऑफ एसेंड. देखो, अराइव पहुंचना, एक्सपेंड फैला देना, इंक्रीज बढ़ा देना, डिसेंड कम करना. तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इट्स क्वाइट इजी. डिसेंड विल बी द राइट आंसर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ लाइक अ सिटिंग डक. मीनिंग ऑफ लाइक अ सिटिंग डक. देखिए, जब आप एक चीज नोटिस करना, जो डक होती है, जब वो अपने रिलैक्स मोड में होती है, व्हेन इट्स हर इन रिलैक्स मोड, वो इतना अपने आप में खोई होती है, लेथार्जिक होती है, कैन से शी इज सेल्फ सेंटर्ड ऑन दैट टाइम. सेल्फ सेंटर्ड मीनिंग क्या हो गया? जो इंसान बिल्कुल इग्नोर करता है. लाइक अ सिटिंग डक, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एंटर्ड इन द एग्जाम हॉल, माय ब्रदर वाज सिटिंग लाइक अ सिटिंग डक. मेरा भाई एक सिटिंग डक की तरह बैठा हुआ था. सिटिंग डक का मीनिंग क्या था? इग्नोरेंट. जो इंसान चीजों को इग्नोर करता है, नॉट बीइंग सीरियस. स्लीपी होता है, नींद में. लेजी,
आलसी, फैटी, मोटा, तो ignorant will be the right answer, right? Now to the next question. Indirect speech दिया हुआ है and you have to make it direct. Did I not warn you against his beforehand? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, इसके बारे में warn किया था बहुत पहले से ही, राइट? इसको आप कैसे करेंगे? वही सेम जो ट्रिक पहले, अगर एक ही को सॉल्व करते हैं तो इट विल बी इजी टू डू. कैसे करते हैं? बहुत इजी है. लेट्स सी. His friend said him too that he had warned him against beforehand. His friend asked him if he did not warn against his beforehand. Option C. His friend asked him, did he not warn against his this beforehand? Option D. His friend asked him if he had not warned him against that beforehand. So what will be the correct answer? Option B. देखिए क्या करना आपने. His friend asked him, उसके दोस्त ने से पूछा, if he did not warn against this beforehand, क्या उसने उसको नहीं बताया था इसके बारे में बहुत पहले से? So now it will be the correct answer of this question. If you have any doubt, if you are not clear about anything, you can ask me. Feel free to ask in comment section. Definitely I will answer each and every question. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस सेशन के बारे में कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनकी जो भी टॉपिक, चाहे वो टेंस के हैं, चाहे वो स्पीच के हैं, चाहे वो इडियम्स के हैं, उनके ऊपर एक अलग से टॉपिक हम लाइक एक इंडिविजुअल वीडियो हर एक टॉपिक में मैं आपको बना के शेयर कर दूंगा. यू कैन वॉच दैट. आफ्टर दैट अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? तो इसका देख लीजिए आप. It will be option D will be the right answer, right? So you can do like this. Now let's come to the 83rd question of fifth one, 27 July. Piece of cake. मैं कितने बार से वर्ड बार यूज कर रहा हूँ. A piece of cake. To speak English for me is like a piece of cake, and you know, to crack the UPSC examination is not like a piece of cake. A piece of cake basically any task or job that is very easy to do, very easy and simple. Option C will be the right answer. Okay, now see the next question. Synonym of pause. Pause basically a temporary stop in something. कुछ देर के लिए एक टेम्परेरी जो पोज होता है, स्टॉप होता है, हॉल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पोज. तो इट विल बी पॉज विल बी द A will be the right answer. Now come to the next question. I am angry on you. It's incorrect because I am angry with you. I am annoyed with you. I am angry with you. इस टाइप जो सेंटेंस है वो with से होंगे, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटिकुलस. मेटिकुलस का मीनिंग होता है समथिंग दैट हैज बीन डन विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको बहुत ज्यादा ध्यान से, बारीकी से करा गया हो. और एक ऐसा वर्ड इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है, प्रिसाइज. समथिंग दैट इज प्रिसाइज, इट इज मेटिकुलस. डिटेल्ड होता कोई काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एलोबरेटेड. स्लोपी, समथिंग दैट इज ऑन द स्लोप. केयरफुल, देखभाल से रिलेटेड हो गया. तो बेसिकली हमारा जो राइट आंसर रहेगा, इट विल बी प्रिसाइज. Next question, the same question that you have to draft something in your mind and you will be able to answer the question. Arrange the sentence. The station reached before noon day. I think question is incomplete, but I think it will be like this. The station, we have reached the station before the noon. इस टाइप इसका बनेगा. So sorry, I have to see this question. इसको एक बार के लिए we have to keep on hold, but definitely I'll tell you. Now let's come to the next question. Each of the boys have submitted his assignment today. ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बहुत इजी है. Each of the boys. देखिए बॉयज को देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि यहाँ पे कई बार इज एमआर का हम देख लेते हैं, नहीं, बट ऐसा नहीं है. Each of the boys have submitted his assignment. यहाँ पे क्या करना है? Each of the boy means a singular boy की बात हो रही है. Then it will be has. Each of the boy has. Each of the teacher has gone on leave. Each one of the students has done the work. तो सब में से किसी एक पर्टिकुलर की, ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर की हम बात करते हैं तो वहां पे each of ग्रुप्स, यानी कोई भी ग्रुप्स हो सकता है, बॉयज, गर्ल्स, सिस्टर्स, लाइक एनीवे. देन अगर सिंगुलर है तो इट विल बी हैज. देन ऑप्शन जो पार्ट बी हमारा हैव सबमिटेड, इट विल बी इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज द प्लेन, जैसे प्लेन उड़ा, थ्रू द टर्बुलेंस द पैसेंजर्स
टाइटन देयर सीट बेल्ट, उन्होंने अपने सीट बेल्ट को टाइट कर लिया। ठीक है, तो ये दो बहुत इजी था। फ्लू एंड फास्ट एंड द फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। दोनों सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस के थे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज इट इज एसेंशियल दैट डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। इट इज एसेंशियल दैट शी वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। बताइए क्या होगा। अब देखिए हम एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, विल, शैल, विल बेसिकली हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो इनका रूट फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, इन सब की रूट वर्ब होती है बी। सो इट इज एसेंशियल दैट शी बी प्रेजेंट द मीटिंग टुमारो। क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है दैट कि कल वो मीटिंग में होगी, कल वो मीटिंग में होगी। देन which one is correct? Option B will be the correct and it's B. It's B. I hope it's clear, right? B. Synonym of ancient. Ancient का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन। करंट वर्तमान में, फ्यूचर भविष्य, ओल्ड पुराना, रिसेंट हाल में ही। देन ऑप्शन C is like it's very easy question. Now see the next question. Choose the correct sentences. The report comprises 5 sections. This report is comprised of 5 sections. Or the report had comprised 5 sections. Option D, the report comprises of 5 sections. बताइए इसमें से क्या हो सकता है according to you. Then I'll tell you. देखिए it's very easy. The report comprises, जो रिपोर्ट है इसके अंदर 5 सेक्शन है। कंप्राइज का मीनिंग होता है कोई चीज इसके अंदर शामिल है, कंप्राइज करती है, जैसे कि इट कंट्रीब्यूट्स, कंप्राइजेस। द रिपोर्ट कंप्राइजेस 5 सेक्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट सेकंड का 83rd क्वेश्चन। बाय द टाइम वी गो द ट्रेन had left. By the time, the same format I told you, जहाँ किसी एक पार्ट में जब हमारा क्या होता है, या तो सेकंड फॉर्म गोट है तो नेक्स्ट पार्ट विल बी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इट विल बी हैड लेफ्ट, राइट। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड फॉर समवन हु डजंट बिलीव इन गुड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक को इंग्लिश में बोलते हैं अथिस्ट, अथिस्ट। अब देखिए कि और जो वर्ड उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एथिस्ट नास्तिक, एग्नोस्टिक दम्भ स्नूटी, स्केप्टिक संदेहवादी, थिस्ट जो भगवान विश्वास करता है आस्तिक, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 85th क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट सेकंड, 27 जुलाई। fill in the blank. They were finally able to dash after long disagreement. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेजेस, और जिसने भी फ्रेजेस पढ़ रखे होंगे उसने क्वेश्चन इजीली राइट करा होगा, ठीक करा होगा, राइट। तो वैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ, दे वर फाइनली एबल टू bury the eggs after a long disagreement. bury the eggs, देखो eggs क्या होता है, बेसिकली eggs is a कुल्हाड़ी जो होती है उसको दफना देना। इट मीन्स टू एलिमिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी लड़ाई विवाद को खत्म कर देना। तो उन्होंने फाइनली क्या करा, दे ब्यूरी द एक्स। बर्न द ब्रिजेस क्या होता है, रिलेशनशिप खराब करना। जैसे कि आप ब्रिज क्या होते हैं, दो चीजों कनेक्ट करते हैं, उसको जला दिया। तो बेसिकली मैंने क्या करा, आई हैव डिस्ट्रॉयड द रिलेशनशिप। स्पिल द बीन्स क्या होता है, किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना। तो इट विल नॉट बी द राइट आंसर। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट दैट वी डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, दैट कि जैसे कि लोहे के चने चबाना, या वी कैन से बुलेट चबाना, बुलेट मतलब गोलियां चबाना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स हार्ड टास्क। देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ब्यूरी द एक्स, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू रिमेंबर। ब्यूरी द एक्स, किसी भी समस्या का समाधान करना, एक एग्रीमेंट हो जाना। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन एंड वी हैव डिस्कस। हमने सारे जितने भी क्वेश्चन थे इन 4 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा, और उनकी जितनी भी पॉसिबल अनदर मीनिंग थी, एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको कराया है। तो इस टाइप की अगर आपको और वीडियो चाहिए है एंड यू वांट कि आपका इंग्लिश का पोर्शन बिल्कुल ही ठीक रहे, आपका एक भी क्वेश्चन एलिमिनेट ना हो एग्जाम के अंदर, चाहे वो HSSC मेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, तो यू कैन फॉलो माई चैनल। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ दोबारा इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि एक हमारा एलोबरेटिव वीडियो नहीं था, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।